गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं डायरेक्टर अराइज इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर धौली मंडी चोमू निदेशक मुलायम सिंह यादव अराइज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की जो क्लास है बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है। आज की क्लास के अंदर मैं बताने जा रहा हूं जो आगामी 29 सितंबर को आपकी जेट के एग्जाम है, इस जेट के एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आपके आने वाले हैं और उन एग्जाम के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आज की क्लास में हूबहू ऐसे कैसे उठकर आएंगे। तो आज की क्लास को देखकर अपने चैनल को सब्सक्राइब करते हुए लाइक कीजिएगा और अपने लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा जैसे कि अभी जो वर्तमान दौर है काफी आप डिप्रेशन में थे, सर एग्जाम हमारी हो नहीं रही, हम तैयारी करके थक चुके हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे पिछली जो आपकी बीएचयू के एग्जाम है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर अराइज के बहुत सारे स्टार उसमें सिलेक्ट होने वाले हैं, क्योंकि जब कल का जो पेपर आया है वो पेपर अपने नोट्स के अकॉर्डिंग आया है और इसके अंदर एग्रीकल्चर और केमिस्ट्री के अंदर हूबहू क्वेश्चन ऐसे कैसे आपकी पुरानी क्लासों में से मिले हैं, जो अपने लिए एक बहुत सौभाग्य की बात है। अब इससे अपन क्या है बहुत ज्यादा अपना कॉन्फिडेंस लेवल आप और टीचर्स का बहुत अपग्रेड हो चुका है। तो हम चाह रहे हैं कि आगामी 29 तारीख की जो आपकी एग्जाम है 29 तारीख की एग्जाम के लिए एक आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए जाए जिससे आप समझ सके कि आने वाली एग्जाम के अंदर भी किस प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो यहां पे मैं कुछ क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं जिससे आप ये तय कर पाओगे कि 29 सितंबर जेट की जो एग्जाम है उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो यहां पर देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उत्तरी भारत में पुष्पकलिका विच्छेदन का उपयुक्त समय। यहां पर क्वेश्चन को समझिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपना यह कहना चाह रहा है कि आम का जो प्लांट है, आम के प्लांट में उत्तरी भारत में पुष्पकलिका के विच्छेदन का सबसे सर्वोत्तम जो समय है वो कौन सा है। इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जो अपना आम का जो प्लांट है, आम के प्लांट के अंदर मोस्टली जो आपका फ्लोरिंग का जो टाइम होता है वो फ्लोरिंग का जो टाइम है वो कौन सा है आपका, पुष्पन का सबसे सूटेबल जो टाइम है वो कौन सा आपका, फरवरी टू मार्च। यहां अपन बात करेंगे यहां कलिका जो विच्छेदन का सबसे सूटेबल जो टेम्परेचर ये जो टाइम होगा वो कौन सा आपका, अक्टूबर टू नवंबर। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों अक्टूबर से नवंबर। मैं यहां पर आपको एक बात बताना चाहता हूं जिसे कई बार आपके दिमाग में ये रहता है पुष्प जो कलिका विच्छेदन का अर्थ ये होता है फ्लोरिंग, नहीं जी हाँ ऐसा नहीं है। इसका विच्छेदन का मतलब होता है कलिका को वहां से हटाने की जो क्रिया है वो कौन से महीने में होती है, आपके अक्टूबर से नवंबर महीने के अंदर ये कंप्लीट होती है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा सेकंड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत जाना पहचाना क्वेश्चन है, काफी बार आपके एग्जाम के अंदर ये रिवीज हो चुका है। ये भी देखिएगा बहुत सबसे मैं जहां तक मानता हूं धान के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। यहां पर देखिएगा डेपोक विधि द्वारा नर्सरी में धान के अंकुरण कितने दिनों में रोपाई के लिए योग्य हो जाता है। सिंपल सी लैंग्वेज में क्वेश्चन को बनाते हैं कि धान के अंदर एक नर्सरी की विधि है जिस विधि का नाम है दोस्तों डेपोक। अब यहां पर अपन बात करेंगे जो डेपोक मेथड है, इस डेपोक मेथड का जो आविष्कार है वो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट मनीला फिलीपींस के द्वारा इसका आविष्कार किया गया और ये धान की ऐसी विधि है जिसके अंदर जो है मात्र 25 से 30 वर्ग मीटर एरिया नर्सरी के रूप में काम में लिया जाता है और इस एरिया के अंदर अपन लगभग 3 से 4 केजी प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से सीड रेट डालते हैं और यहां पर मात्र 12 से 14 दिन में पौधे रोपण के लिए ट्रांसप्लांट के लिए तैयार हो जाते हैं। तो यहां पर अपना जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन यही था कि डेपोक मेथड के अंदर पौधे रोपाई के लिए कितने दिन में तैयार हो जाते हैं। दोस्तों ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या है, इसका राइट आंसर है। यहां पर 12 से 14 दिन के अंदर पौधे रोपण के लिए तैयार हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करेंगे, उत्तर भारत के मैदानी भागों में, उत्तरी भारत के मैदानी भागों में सोयाबीन के लिए कौन सी फसल या कौन सी वैरायटी की रिकमेंड की गई है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है कि उत्तरी भारत में सोयाबीन उगाने के लिए कौन सी वैरायटी रिकमेंड की गई है। तो यहां पर अपन बात करेंगे, देखो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपके शिलाजीत, उसके बाद में आपका है कि HSB आपका 2 है, एक आता है बेटा आपकी गौरव और नंबर 3 है अलंकार। तो आपने देखा होगा, आपने बुक्स में भी कई बार पढ़ा होगा उत्तरी भारत के लिए मैदानी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा कौन सी वैरायटी की रिकमेंड है। तो जी हाँ दोस्तों, यहां पर क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर डी अलंकार। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आइए आप, क्वेश्चन नंबर जो 4 है आपका वो है उत्तरी भारत में अंगूर में पुष्पन का सही समय कब है। तो दोस्तों यहां पर जो अंगूर है, अंगूर के अंदर पुष्पन का जो फ्लोरिंग का जो टाइम है वो देखते हैं यहां पे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका दिसंबर से जनवरी में, ऑप्शन नंबर 2 है आपका जुलाई से अगस्त,
ऑप्शन नंबर 3 है दोस्तों फरवरी से मार्च, ऑप्शन नंबर 4 आपका मई टू जून। तो मैं दोस्तों आपको बताना चाहूंगा जैसे आपका आंवला है, आपका आम है, आपका अंगूर है और तीनों ऐसे स्टार्ट हो रहे हैं। तो यहां पर आंवला, आम, अंगूर, इन तीनों प्लांट के अंदर क्या होता है, जो फरवरी से मार्च होता है, फरवरी से मार्च के महीने के अंदर क्या होता है, इसमें फरवरी टू जो मार्च है, फरवरी से मार्च के मौसम के अंदर इसमें फ्लोरिंग होती है। तो यहां पर भी राइट जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 फरवरी से मार्च के महीने में इसमें पुष्पन क्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है दक्षिणी भारत में गन्ना की फसल किस फसल चक्र के साथ बोई जाती है। तो यहां पर देखिएगा दक्षिणी जो भारत है, साउथ इंडिया के अंदर जो गन्ना है, गन्ना की जो फसल है वो किस फसल चक्र के साथ, किस फसल के साथ उगाई जाती है। तो यहां पर देखिएगा मक्का है आपके, जूट है आपके, जवार है। तो ये दक्षिणी राजस्थान के अंदर, ये दक्षिणी भारत के अंदर ये मोस्टली इसका प्रचलन नहीं है। तो इनका प्रचलन गन्ने के साथ जो है, गन्ना जो है वो धान और गन्ने की फसल को मोस्टली क्रॉप रोटेशन के अंदर सम्मिलित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट होगा इसका सुटेबल आंसर है आपके। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा दोस्तों, दीमक का प्रकोप पौधे के कौन से भाग पर अधिक होता है। तो यहां बहुत इंपॉर्टेंट है दीमक, आपने देखा होगा जो दीमक है, दीमक पौधे के कौन से भाग के ऊपर अटैक करती है। तो जैसे मैं आपको बताना चाहूं, दीमक जो है सबसे हानिकारक जो अवस्था है इसकी, या ये किस प्लांट को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, तो गेहूं की फसल का सबसे हानिकारक जो इंसेक्ट है आपका वो कौन सा है दोस्तों, वो है आपका दीमक। अब यहां पर अपन बात करेंगे, जैसे ये गेहूं का प्लांट है, गेहूं के प्लांट के अंदर यहां पर देखा होगा आपने जो दीमक है, जब नमी का अभाव रहता है और वहां पर वायु का सर्कुलेशन बहुत गजब रहता है, तो यहां पर वायु के सर्कुलेशन के कारण या नमी के अभाव में, यहां पर देखो नमी के अभाव के अंदर क्या होता है कि ये दीमक का प्रकोप बढ़ जाता है, और जिसके कारण क्या होता है कि ये मोस्टली जो प्लांट की जो जड़ें हैं उन जड़ों को खाकर क्या कर देती है, नष्ट कर देती है, जिससे ये प्लांट क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है। तो यहां पर दीमक का जो प्रकोप है वो पौधे के किस भाग के ऊपर सर्वाधिक नुकसान करता है दोस्तों, जड़ के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है दरोगा जी किस फल की किस्म है। तो एक्चुअल में दरोगा जी जो है अपने थानेदार होते हैं, थानेदार को दरोगा जी कहा जाता है। यहां थानेदार किस फसल की किस्म है, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा दरोगा जो है फ्रूट प्लांट की वैरायटी है। और कौन से फ्रूट प्लांट की वैरायटी है, तो यहां पर देखिएगा ऑप्शन नंबर जो आपका फर्स्ट है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आम, ऑप्शन नंबर बी है आपका अनार, ऑप्शन नंबर सी है आपका बेर, और ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका बेल। तो दोस्तों यहां पर जो बिल्व पत्र है एगल मार्मोलेस, इसकी वैरायटी है दरोगा जी या थानेदार। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 8, यहां पर डाडी किस नस्ल के बकरे में पाई जाती है। तो दोस्तों मैं आपको कहना चाहूंगा नरों में डाडी का होना, तो मोस्टली जो आंसर है वो क्या है बेटा, आपके बीटल। यहां पर आपको किसी भी ऑप्शन के ऊपर नहीं जाना है, नर के अंदर डाडी के बारे में क्वेश्चन पूछा जाए, सबसे सर्वोत्तम जो आपका ब्रीड जो है वो कौन सी है, ये बकरी की नस्ल है। और यहां बीटल नस्ल की बकरियों के अंदर, नरों के अंदर डाडी का होना इनकी सबसे उपयुक्त पहचान में से एक मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 9। क्वेश्चन नंबर 9 है दशहरी इंटू नीलम क्रॉस है। तो यहां देखिएगा जिसे आम के प्लांट के बारे में मैं डिस्कस करना चाहूंगा दोस्तों। आम का जो प्लांट है, आम का प्लांट आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट आपका फ्रूट प्लांट है। अब यहां आम के अंदर अपन बात करते हैं, जैसे आम में देखा होगा बहुत सारी वैरायटियां हैं, उनका क्रॉस है। जैसे आपने देखा होगा एक होता है आपका जैसे DNA, एक होता है RAS, एक आता है जैसे NDM। तो यहां पर दोस्तों जैसे 3 आपकी वैरायटियों का क्रॉस जैसे मैंने यहां पे लिखा है, एक होता है जैसे आपका TKS, एक होता है जैसे RNA। तो यहां पर देखिएगा सबसे पहले अपन बात करेंगे जो आपका DNA है। DNA का अर्थ क्या है, यहाँ पे DNA देखो आम के अंदर जब मैंने आपको पढ़ाया तो उनका जो क्रॉस मैंने पढ़ाया, वैरायटियों का जो क्रॉस था, उन क्रॉस की अपन बात करेंगे। यहां पर देखो D का अर्थ क्या होता है, दशहरी, और N का अर्थ क्या होता है, नीलम। दशहरी इंटू नीलम के क्रॉस से यहां पर आम्रपाली वैरायटी का क्या हुआ है, विकास हुआ है। तो यहां देखिएगा दशहरी इंटू नीलम बराबर आम्रपाली। एक है रत्ना इंटू अल्फेंजो,
इससे क्या बनी है आपकी सिंधु। उसके बाद में देखो नीलम इंटू एनडीएम, नीलम इंटू दशहरी से क्या बनी है मलिका। तोतापुरी केसर से क्या बनी है आपकी साई सुगंधा। तो यहां का जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन ये था कि आपका दशहरी, दशहरी को अपन डी से दर्शाएंगे, नीलम को किससे दर्शाएंगे, ए से दर्शाएंगे, और यहां इनका जो राइट आंसर जाएगा वो एक के ऊपर जाएगा। इसका मतलब है आपके डीएनए के द्वारा आम्रपाली वैरायटी तैयार की गई है। और आम्रपाली वैरायटी की विशेषताओं के बारे में मैं बताना चाहूंगा। ये आम की बोनी किस्म है। आम का सामान्य स्पेसिंग डिस्टेंस जो होता है वो 10 मीटर है, लेकिन आम की ये जो वैरायटी है इसका स्पेसिंग डिस्टेंस 2.5 इंटू 2.5 मीटर होता है। तो गृह वाटिका के लिए सबसे सर्वोत्तम जो आम की वैरायटी है दोस्तों वो कौन सी आपकी आम्रपाली। उसके बाद में क्वेश्चन आता है आपका नेक्स्ट, देखिएगा दुधारू पशु के ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन का इंजेक्शन देने से क्या होता है। यहां पर जो क्वेश्चन है वो ये कहना चाह रहा है कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन का टीका लगाने के बाद में पशु के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों यहां पर अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, दूध की मात्रा बढ़ जाती है ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2 दूध की मात्रा घट जाती है। एक आता है दूध जो है सूख जाता है जिसे मिल्क ड्राइंग बोलते हैं, और एक होता है दूध उतरना। तो यहां पर दूध उतरने की क्रिया को क्या बोलेंगे, मिल्क लेट डाउन। तो यहां मिल्क लेट डाउन जो होता है इसका अर्थ आपने देखा होगा कई बार जो है गाय या भैंस का बछड़ा मर जाने के बाद में जो पशु है वो दूध उतारता नहीं है, और ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होता है उसको ऑक्सीटोसिन का हार्मोन का टीका लगाया जाता है, और ये टीका 2 से 5 मिनट के अंदर अपना प्रभाव डालना स्टार्ट कर देता है, जिससे जो मिल्क लेट डाउन है वो होता है और दूध वहां से उतर जाता है, जिससे दूध या आसानी से दूध को वहां पर दूध सकता है। लेकिन मैं बताना चाहूंगा दोस्तों ये जो पशु है पशु के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है, क्योंकि पशु के अंदर जो उसकी फिजिकल एनाटॉमी होती है उसके अंदर जो फिजियोलॉजी है उसमें कई प्रकार के डिसऑर्डर पैदा होते हैं, और ऑक्सीटोसिन के द्वारा जो दूध अपन प्राप्त करते हैं वो अपने स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक होते हैं। प्रेगनेंसी पीरियड में महिलाओं को यदि ऐसा दूध पिलाया जाता है जो इंजेक्शन या ऑक्सीटोसिन हार्मोन की मदद से पशु के द्वारा प्राप्त किया गया है, तो ऐसा दूध अपने जो प्रेगनेंसी महिलाएं होती है उनके लिए जहर के बराबर ये कार्य करता है। नेक्स्ट देखिएगा आपका क्वेश्चन नंबर जो 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। यहां देखिएगा दुग्ध स्राव जो है मिल्क जो एक्सट्रैक्शन जो है आपका दुग्ध स्राव की बात करेंगे, तो इसका जो प्रारंभ जो है वो क्या कहलाता है। तो दुग्ध स्राव का जो प्रारंभ है वो क्या कहलाता है। तो यहां अपन बात करेंगे दुग्ध का स्राव जो है, एक आता है गैलेक्टोजेनेसिस, एक आता है लैक्टोजेनेसिस, एक आता है ग्लेप्टोफेयोपिएसिया, और एक आता है उपरोक्त सभी। तो मैं यहां पर आपको कहना चाह रहा हूं कि दूध का जो प्रारंभ है वो क्या कहलाता है, लैक्टोजेनेसिस। तो यहां पर ऑप्शन नंबर जो 11 क्वेश्चन था उसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो लैक्टोजेनेसिस, दूध का जो निर्माण है दूध देने की जो क्रिया है उस क्रिया को लैक्टोजेनेसिस के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 20 जो है आपका, यहां पर देखिएगा 12 जो क्वेश्चन है, दूध का बफर मान किसके कारण होता है। तो दूध का जो बफर वैल्यू होती है उस बफर वैल्यू की बात करेंगे। सर आप ऐसा जो क्वेश्चन है आज हमारे लिए बहुत नया है, तो मैं दोस्तों बताना चाहूंगा जो बफर मान है ऑप्शन नंबर फर्स्ट है जिसे वसा, ऑप्शन नंबर 5 है वसा प्रोटीन, नंबर 3 है लैक्टोज, नंबर 4 क्या है आपका कैल्शियम। तो यहां बफर मान जो वैल्यू है वो किसके द्वारा होती है, आपके प्रोटीन के द्वारा होती है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 13, दूध को गर्म करने पर CO2 निकलने से दूध की अम्लता के ऊपर प्रभाव पड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा यहां जो क्वेश्चन है बिल्कुल टेक्निकल है। देखो दूध को गर्म करने पर CO2 निकल जाती है जिससे दूध की अम्लता के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि दूध की जो एसिडिटी होती है वो 0.12 से 0.18 के मध्य होती है, ध्यान से देखना इसको। लेकिन जैसे कई बार दूध को अधिक समय तक अपन रखेंगे तो दूध को अधिक समय तक रखने से दूध की जो अम्लता होती है वो अम्लता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और दूध की अम्लता बढ़ने के कारण दूध कैसा हो जाता है, खट्टा हो जाता है। और ऐसी कंडीशन के अंदर यदि दूध को गर्म किया जाता है तो दूध को गर्म करने से उसमें उपस्थित जो CO2 होती है, आपने देखा होगा दूध के अंदर प्राकृतिक अम्लता किसके कारण होती है, CO2 है आपका, फास्फेटेज है, इसके द्वारा प्राकृतिक अम्लता रहती है। तो इस CO2 के ह्रास होने के कारण दूध की जो अम्लता है वो क्या हो जाती है, आपके कम हो जाती है। तो यहां पर जो है वो देखेगा दूध को गर्म करने पर CO2 के निष्कासन से दूध की जो अम्लता है वो क्या हो जाती है दोस्तों, कम हो जाती है। तो यहां क्वेश्चन नंबर जो 13 है इसका जो राइट आंसर है वो क्या है आपका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 14 में।
दुग्ध दोहने की सबसे त्रुटिपूर्ण विधि कौन सी है? तो यहां पर मैं बताना चाहूंगा दूध दोहने की मोस्टली दो विधियां हैं। एक होता है हाथों द्वारा, एक हाथों के द्वारा, और एक होता है दोस्तों आपके मशीन के द्वारा। एक हाथों के द्वारा, एक होता है आपका मशीन के द्वारा। हाथों के द्वारा ये आपकी जैसे चुटकी विधि, नंबर 2 है आपका अंगूठा दबाकर, और एक आती है फुल हैंड सिस्टम पूर्ण हस्त विधि। यहां पर देखिएगा चुटकी जो विधि है इसके अंदर क्या होता है, दोनों अंगुलियों से थन को ऐसे पकड़ा जाता है। ये मोस्टली छोटे थन वाले एनिमल्स में काम में ली जाती है, समय अधिक लगता है इसलिए ज्यादा काम में नहीं ली जाती। अंगूठा दबा पे इसमें क्या होता है, चारों अंगुलियों और थन के बीच में से क्या करते हैं, अपन थन को प्रेशराइज करते हैं जिससे दूध निकलता है। कई बार इस अंगूठे के प्रेशर के कारण थन में सूजन आने की संभावना रहती है जिसे मैस्टाइटिस के नाम से जाना जाता है। और सबसे सर्वोत्तम जो विधि है इसमें दूध को फुल हैंड सिस्टम पूर्ण हाथ से पकड़ा जाता है, दूध तेजी से भी निकलता है। लंबे थन वाले पशुओं के अंदर ये ज्यादा बेटर रहती है। तो दूध निकालने की सबसे सर्वोत्तम विधि पूर्ण हस्त विधि, और त्रुटिपूर्ण जो विधि है वो कौन सी है बेटा आपके, वो है आपका अंगूठा दबा के, क्योंकि इसमें थन में सूजन आने की या थन में चोट आने की संभावना अधिक रहती है। दोस्तों उसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, व्यावहारिक दृष्टि से सिंचाई निर्धारण की किस विधि का प्रयोग सबसे सरल है? तो यहां पर अपन बात करेंगे व्यावहारिक दृष्टि से सिंचाई निर्धारण की किस विधि का प्रयोग सबसे सरल है। तो यहां पर अपन बात करेंगे तो देखिएगा सिंचाई की व्यावहारिक दृष्टि से सिंचाई की सबसे निर्धारण की सबसे सरल जो विधि है, यहां पर क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि सामान्य तौर पे फसल के अंदर कब सिंचाई करना है, इसका निर्धारण करने के लिए इन ऑप्शन में से सबसे बेटर ऑप्शन कौन सा है? देखो, एक होता है पत्तियों का तापमान मापकर, एक होता है पत्तियों की क्रांतिक अवस्थाओं को देखकर, मृदा की नमी के आधार पे, और नंबर 4 क्या है आपके पौधों की बाहरी दशा को देखकर। तो देखो दोस्तों, आपने जब इरिगेशन का चैप्टर पढ़ा अपने एग्रीकल्चर के अंदर, उसमें देखा होगा कि सिंचाई का निर्धारण करने की सबसे बेहतरीन जो मेथड है वो क्या है आपकी क्रांतिक अवस्थाओं को देखकर। क्रांतिक अवस्थाओं के बारे में अपन कह सकते हैं पौधों की एक ऐसी अवस्था जिस अवस्था में पौधा जल के प्रति संवेदनशील रहता है, और उस अवस्था में पौधे के अंदर पानी नहीं दिया जाए तो पौधे के फसल उत्पादन में कमी आ जाती है। तो यहां पर जो क्रांतिक अवस्था होती है, क्रिटिकल स्टेज होती है, इनको देखकर पौधों में सिंचाई का निर्धारण किया जाता है। उसके बाद में अपन बात करेंगे 16 क्वेश्चन की, वो देखिएगा बहुत गजब का क्वेश्चन है। वृक्षों की अनावश्यक शाखाओं को उसके मूल स्थान से काट देने की विधि को क्या कहा जाता है? कि जो वृक्ष होता है, वृक्ष की शाखाओं को, अनावश्यक शाखाएं होती है, उन शाखाओं को उनके मूल स्थान से अनावश्यक रूप से काटने की जो विधि है उस विधि को क्या कहते हैं? तो यहां पर देखिएगा हैंडिंग बैग, ये क्या होता है? छंगाई। छंगाई का मतलब होता है शाखाओं को काटना। एक होता है आपका विरलन, एक आता है जड़ों की छटाई, एक आता है जुताई व गुड़ाई। तो यहां पर देखिएगा अनावश्यक शाखाओं को काटने की जो क्रिया है उसको अपन क्या कहेंगे बेटा? विरलन। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर है वो बी, यहां पर अनावश्यक शाखाओं को उनके मूल स्थान से काट दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, वह कौन सा रोग है जो प्राय बड़े पक्षियों में ही फैलता है? यहां अपन बात करेंगे बड़े पक्षियों में फैलने वाला जो डिजीज है, देखिएगा टाइफाइड, ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट, ऑप्शन नंबर 2 है क्षय रोग, ऑप्शन नंबर 3 है आपका बोटुलिज्म, और ऑप्शन नंबर 4 है आपका हैजा। तो यहां पर दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि बड़े पक्षियों के अंदर जो है मात्र बड़े पक्षियों में ही फैलने वाली जो बीमारी है वो कौन सी? आपकी टाइफाइड। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर जो आपका 17 है उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, वो है आपका टाइफाइड। ये इसका राइट आंसर है। बड़े पक्षियों में प्राय ये डिजीज अक्सर फैलती रहती है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, वह कौन सा ज्वर है जिसमें गाय भैंस के शरीर का तापमान कम होता है? अब दोस्तों मैं बताना चाहूंगा इस क्वेश्चन के बारे में। यहां पर ऑप्शन नंबर 1 देखिएगा टिक फीवर, उसके बाद में नंबर 2 है आपका मिल्क फीवर, एक आता है टाइफाइड और एक आता है उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो यहां पर अपन बात करेंगे वह कौन सा जबर है जिसमें पशु का टेम्परेचर बढ़ने की अपेक्षा कम होती है। तो यहां पर देखिएगा जो दुग्ध जबर होता है मोस्टली हड्डियों के अंदर कैल्शियम की कमी या प्रोलैक्टिन हार्मोन के अनबैलेंस के कारण यह डिजीज होती है। तो मैं बताना चाहूंगा कि हड्डियों में जो उपस्थित जो कैल्शियम है वो घुलना बंद हो जाता है, जिसके कारण पशु का तापमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है और पशु के अंदर ठंडी बुखार आती है। तो ये एकमात्र ऐसा डिजीज है जिसमें पशु का टेम्परेचर बढ़ने की अपेक्षा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो यहां पर जो क्वेश्चन नंबर अपना जो 18 था, इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, काफी बार आपके एग्जाम में रिपीट होता है ये। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19, बहुत गजब का क्वेश्चन है। हो सकता है आपको एग्जाम के अंदर 29 तारीख को आपके एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आपको मिल जाए। यहां पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो आपका 19 है, विपिंग फॉर जेली, बहुत इंपॉर्टेंट है। विपिंग फॉर जेली क्या होता है? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा विपिंग फॉर जेली का अर्थ ये होता है जेली का रोना। अब जेली के अंदर रोने की जो प्रोसीजर है वो क्यों होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे अपन। तो यहां पर देखेंगे विपिंग ऑफ जेली अम्ल की अधिकता के कारण, जब जेली के अंदर एसिड की मात्रा आप अधिक डाल दोगे तो भी ऐसा होता है। एक होता है शर्करा की कमी, तो भी ऐसा होता है। अपरिपक्व जिलेटिन होने के कारण भी ऐसा होता है। और एक आता है उपरोक्त सभी। बहुत गजब का क्वेश्चन है, जेली का रोना, जेली जब अधिक अम्ल के कारण, शर्करा की कमी के कारण और अपरिपक्व जिलेटिन के कारण उनके ऊपर क्या होता है, पानी आ जाता है, जिससे विपिंग फॉर जेली या जेली का रोना कहा जाता है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर है वो क्या है आपका डी। बहुत गजब का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा दोस्तों, वायु द्वारा मर्दासरण रोकने का सिद्धांत कौन सा है? यहां अपन बात करेंगे वायु के द्वारा मर्दासरण रोकने का जो सिद्धांत है उसके बारे में समझाइए। उससे पहले मैं 2 मिनट आपसे बात करना चाहूंगा दोस्तों। देखिएगा 2013 को स्थापित अराइज इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर चोमू, इस अराइज इंस्टीट्यूट ने पिछले लगातार 7 से 8 साल के अंदर एग्रीकल्चर के जितने भी सेगमेंट होते हैं, 11th एग्रीकल्चर, 12th एग्रीकल्चर, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, जितने भी विद्यार्थी मेरे वीडियो को देख रहे हैं उनके जो भी कजन सिस्टर है, अपने रिलेशन में है, 11th बायोलॉजी, 11th एग्रीकल्चर, साइंस, बायो और एजी का जो सेगमेंट है हिंदी और इंग्लिश मीडियम, वो विद्यार्थी एडमिशन लेना चाहते हैं तो अराइज कैंपस के अंदर आइए, हमारे हॉस्टल का विजिट कीजिए और अपने इंस्टीट्यूट के फीचर्स के बारे में, इसकी फैसिलिटीज के बारे में एक बार देखिएगा। और मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो विद्यार्थी 10th क्लास के अंदर इंग्लिश मीडियम में है और वो विद्यार्थी इंग्लिश मीडियम एग्रीकल्चर के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो राजस्थान की सबसे सर्वोत्तम फैकल्टी के साथ अराइज इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंग्लिश मीडियम के अंदर आपके लिए 11th क्लास स्टार्ट करने जा रहा है, जिसमें अभी बहुत फास्टली और बहुत लोगों के द्वारा कोऑपरेटिव माहौल के द्वारा बहुत सारे एडमिशन यहां पर हो चुके हैं। तो जितने भी विद्यार्थी इंग्लिश मीडियम एग्रीकल्चर के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं वो अराइज कैंपस में आकर यहां संस्था के अंदर संपर्क कीजिएगा। साथ ही मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा इस इंस्टीट्यूट का जो आगामी जो इसका टारगेट है वो ये है कि कृषि पर्यवेक्षक भर्ती में सर्वाधिक सिलेक्शन हो इस संस्था से। उसके लिए हमने अराइज स्टडीज ऐप के माध्यम से ऑनलाइन क्लासेज हमने चालू कर रखी है। जितने भी विद्यार्थी कृषि पर्यवेक्षक भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं वो अराइज स्टडीज ऐप को डाउनलोड कीजिए और इससे जुड़िए और ज्यादा से ज्यादा हमारी क्लास लेने का प्रयास कीजिएगा। यहां पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो आपका 20 था, वायु द्वारा मर्दासरण रोकने का सिद्धांत कौन सा है? यहां पर क्वेश्चन को समझिएगा पहले कि वायु के द्वारा जो मर्दा का कटाव होता है, उस मर्दा का शरण होता है, उस शरण का यदि कंट्रोल करना है कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना होगा? यहां पर ऑप्शन नंबर 1 है मर्दा सतह को नम रखना, कि जो मर्दा की जो सतह होती है उस मर्दा की सतह को यदि नमी युक्त रखा जाए तो नमी युक्त रखने के कारण उसके अंदर क्या होता है कि उसके जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं नमी के कारण वो आपस में चिपके हुए रहते हैं, मर्दा में वेट ज्यादा रहता है और हवा के झोंकों के द्वारा मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाती। इसका मतलब एब्सोल्युटली राइट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मर्दा की सतह को नम रख के भी मर्दा का जो कटाव है उसको रोका जा सकता है। उसके बाद में ऑप्शन नंबर 2 देखिएगा, वायु के वेग को कम करके। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा वायु का जो वेग है वो सेल्टर बेल्ट, जो पश्चिम दिशा होती है खेत की, पश्चिम दिशा में
प्लांटिंग करनी, अपने को पौधारोपण करना है, जिसके कारण क्या होता है, पौधारोपण करने से क्या होता है, वायु का जो वेग है उसका प्रभाव कम हो जाता है, जिससे मिट्टी का कटाव होने की संभावना कम रहती है। नंबर 3 है मृदा कण समूह का आकार बढ़ाना। यहां पर बात करेंगे सर ऐसा कैसे संभव है, जो अपना मृदा के कण है उनके समूह का आकार बढ़ाने के लिए मृदा में कार्बनिक पदार्थों का यूज करना चाहिए, जिससे कार्बनिक पदार्थों के कारण कई प्रकार के अम्लों का, कई प्रकार के रसायनों का निर्माण होता है, जिससे वो मिट्टी के कणों को आपस में क्या करते हैं, बांधे रखते हैं, और मृदा को क्या होता है, वनस्पति ढक से ढक कर रहना चाहिए। तो इस प्रकार से ये तीनों आपके ऐसे हैं जिनसे मिट्टी के कटाव को रोका जा सकता है। तो उपरोक्त सभी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। P का मान ज्ञात करने के लिए P2O5, यहां पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है दोस्तों, माफी चाहता हूं आपसे। यहां पर यह है P2O5, यहां पर फास्फोरस का मान ज्ञात करने के लिए P2O5 को गुणा किया जाता है। तो यहां पर देखिएगा बहुत गजब का क्वेश्चन है। P का मान ज्ञात करने के लिए फास्फोरस को P2O5 की मात्रा जो है वो 0.437 से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। ठीक है, यहां पर 21 का जो आंसर होगा वो क्या होगा आपके, वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 22, चारे वाली फसलों में मक्का से अच्छा चारा प्राप्त करने हेतु इसकी कटाई कब करनी चाहिए। तो यहां पर देखिएगा जो चारे वाली फसलें हैं, चारे वाली फसलों के अंदर जो फसलें हैं अपनी चारे वाली फसलों में मक्का से अच्छा चारा प्राप्त करने के लिए इसकी कटाई कब की जाती है। तो यहां पर देखिएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका फ्लोरिंग स्टेज, पॉड फॉर्मिंग फली बनते समय, भुट्टा बनते समय और अंकुरण के 45 दिन बाद। यहां पर अपन बात करेंगे जो फ्लोरिंग स्टेज आता है, फ्लोरिंग स्टेज ये आपकी फूल आते समय इसके अंदर क्या की जाती है, इसकी कटाई की जाती है। उसके बाद में अपन बात करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 23, ये 22 था, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। और दोस्तों मैंने ये जो क्वेश्चन बताए हैं ये आपको हो सकता है आगामी जो एग्जाम है आपकी उसके अंदर ऐसे कैसे पेपर में इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाए। अब मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर फिर से आपके सामने हाजिर होऊंगा किसी नए सेगमेंट के साथ। जय अराइज, जय राजस्थान।